जय हिंद सर को। मैं डॉक्टर रविंद्र। जो मैंने फिजिक्स एग्जाम बुक लिखा है उसका सेकंड पार्ट का सेकंड पेपर का सेकंड पार्ट अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अभी प्रैक्टिस पेपर 2 का सेकंड पार्ट, तो मतलब सेक्शन डी एंड ई पार्ट आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था और एक बार बता रहा हूँ। ये जो 10 पेपर मैंने जो बनाया सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए 24 घंटे में कंप्लीट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और थोड़ा सा फास्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि एकदम डिटेल एक्सप्लेन करना इतना पॉसिबल नहीं है। तो कंप्लीट ये 10 पेपर मतलब पूरा सिलेबस है। आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर करना है तो ये 24 आवर्स का वीडियो आपको देखना पड़ेगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये तो 10 क्वेश्चन पेपर मैंने दे दिया है पीडीएफ के फॉर्म में, क्वेश्चन और मॉडल आंसर कम्प्लीटली आप लोग वो भी रीड कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे उतना ही आपको वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, सेक्शन डी एंड ई। डी सेक्शन आपको पता है पहले पेपर में मैं डिस्कस किया था। डी सेक्शन ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें पैराग्राफ दिया जाएगा, आप पैराग्राफ अच्छे से रीड करेंगे और उस दिए हुए क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू है। तो ये मैं अभी पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा। पैराग्राफ पे रिजोनेंस सीरीज सर्किट के ऊपर डिपेंड है। रिजोनेंस सीरीज एलसीआर सर्किट इसी चैप्टर से ये रिलेट कर रहे। तो इधर सर्किट डायग्राम दिया, एलसीआर का वैल्यू भी दिए इधर। ये है इंडक्टेंस, ये है कैपेसिटेंस, ये है रेजिस्टेंस। सो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए क्या क्वेश्चन पूछा है इधर देखते हैं हम लोग। इधर क्या वैल्यू दिया है देखो सब ये पैराग्राफ में। अभी हम लोग वी आर डायरेक्टली गो टू द क्वेश्चंस। एट द रिजोनेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज मैक्सिमम। रिजोनेंट में मैक्सिमम क्या हो सकता है? रिजोनेंट में मैक्सिमम करंट हो सकता है। रिजोनेंट के लिए फॉर्मूला क्या है? आईसी इक्वल टू कंडीशन क्या है? व्हेन आईसी इक्वल व्हेन एक्सी इक्वल टू एक्सएल। एक्सी इक्वल टू एक्सएल जब होगा तब करंट मैक्सिमम होगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी? तो ये अभी तो बताया वो इधर तो क्वेश्चन पूछेगी। देन थर्ड क्वेश्चन, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ दिस मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर क्या होगा इस एलसीआर सर्किट में? मैक्सिमम पावर के लिए क्या है लिखा है? P इज इक्वल टू 1/I max² इंटू आर। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो I max² इंटू आर। तो I max कितना है इधर? I कितना दिए? I max आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा E। दिस वैल्यू इज क्लोज टू 23001। Okay, so now what is the Q factor of the given? सर Q factor तो ऐसा सिलेबस में दिखाई नहीं दिया है जो सिलेबस दिया था, लेकिन ये रिजोनेंट को रिलेट कर रहे हैं, इसके लिए Q factor का क्वेश्चन दे दिया इसमें। Q इज इक्वल टू 1/R√L/C। इस फॉर्मूले से आप Q factor निकाल सकते हैं और ये R, C एंड L ये सबको सब वैल्यू इधर दिए दिए हैं। ओके, इधर दे दिए सब वैल्यू। LCR यूज करेंगे और इधर ये वोल्टेज यूज करेंगे। यूज करके आप I max फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला पता है I max क्या है? P/√Z, सॉरी V/Z। Z इज इक्वल टू √R² प्लस विदिन ब्रैकेट XC माइनस XL होल स्क्वायर। उस फॉर्मूले से आप I फाइंड आउट कर सकते हैं। वो I का वैल्यू यूज करके ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इसका और क्वेश्चन क्या पूछे? व्हाट हैपेंस टू द इंपीडेंस ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट एट रिजोनेंट। इंपीडेंस क्या होगा? द इंपीडेंस इज इक्वल टू आर होगा उधर, Z इक्वल टू आर। तो व्हेन X इक्वल टू XL
तो इम्पीडेंस क्या होगा, इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या है, जेड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट में है सारे एक्स सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। तो रिजोनेंट में एक्स एक्सएल इक्वल होता है, तो ये वैल्यू जीरो आ जाएगा, तो इधर क्या आएगा, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर, देन जेड इज इक्वल टू आर, दैट इज इक्वल टू इट इक्वल्स टू द ओमिक रेजिस्टेंस। और क्वेश्चन नंबर 30, ये पैराग्राफ है ऑप्टिकल फाइबर और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को रिलेट कर रहे हैं। तो ये ऑप्टिकल फाइबर दिखाई दे है, ऑप्टिकल फाइबर ऐसे दिखता है। तो ये अंदर वाला सबसे अंदर वाला पार्ट है, ये ग्लास होता है, कंप्लीट ग्लास, ये दोनों ग्लास है, ये भी और ये भी, ठीक है। सो ये कोर पार्ट होता है, कोर पार्ट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है कंपेयर टू क्लैडिंग। इसका अगर 1.7 होगा तो इसको हम लोग उससे कम लेना है, 1.6 1.5 लाइक दिस, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर और पूरा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में लिखा है, और जो इसका ये अगर ये पढ़ के क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। सो ऑप्टिकल फाइबर किसके ऊपर काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर ये इधर इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं होता है, इधर ऑप्टिकल सिग्नल होते हैं, ऑप्टिकल सिग्नल से मैसेज हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हिच प्रिंसिपल ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स, पहला क्वेश्चन है पूछे, दैट इज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ कोर इज इक्वल टू क्लैडिंग, नहीं, मोर देन क्लैडिंग, कोर मोर देन क्लैडिंग, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू एग्जांपल्स सिमिलर टू ऑप्टिकल फाइबर व्हिच आर आल्सो वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दो तीन एग्जांपल आप लिख सकते हैं, उन्होंने ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में मेरा तो कॉमन है सब मेरे को तीनों में, तो ये तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है। और इंडोस्कोपी, इंडोस्कोपी में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल यूज किया जाता है, जो हमारे बॉडी का इंटरनल ऑर्गन स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। इंडोस्कोपी मेडिकल डायग्नोस्टिक्स टूल है। सो सेकेंड ऑप्शन में एमआरआई दिया, एमआरआई मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग है, तो उधर कोई ऑप्टिकल का कोई रिलेशन ही नहीं है। फिर एक्सरे, एक्सरे में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कोई संबंध नहीं आता है। फिर नेक्स्ट ईसीजी, ईसीजी हार्ट रिलेटेड जो भी डायग्नोस्टिक टूल है ये, तो इधर नहीं। तो पहला वाला सेम ऐसा करेक्ट है, सेकंड में देखो, सेकंड का जो ऑप्शन है ये तीनों में कहीं भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं यूज नहीं होगा, ओके। तो इसका आंसर है पहला ए। नेक्स्ट, एन ऑप्टिकल फाइबर एक्सपीरियंस लॉस ऑफ 0.2 डेसिबल पर किलोमीटर if a light pulse is transmitted through a 5 kilometer long fibers, how much signal loss does it experience? पर किलोमीटर कितना dB? 0.2 dB। टोटल कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर है। तो कैलकुलेट करो सिंपल, दैट इज 0.2 इंटू 5 किलोमीटर, आंसर आएगा 1 dB। फोर्थ क्वेश्चन और इसका, why is glass chosen as a material for optical fiber? Because it has a low optical attenuation, इसके लिए चूज कीजिए। तो सेक्शन ई, सेक्शन ई बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे सेक्शन ई से स्टार्ट करते हैं पेपर लिखना, इसमें डेरिवेशन क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में और दिए हैं और क्वेश्चन से, तो और क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और पहला क्वेश्चन ए भी दिया है, उसको टोटली और होता है ना, तो तुम लोग ऐसा करेंगे, पहला में ये सॉल्व करेंगे, दूसरा में बी सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं करना है। अभी पहला क्वेश्चन क्या है देखो इसका, ई सेक्शन का, a simple pendulum consists of a small sphere of mass m suspended by a thread of length l, ये इधर डायग्राम में दिया मैंने, ये थ्रेड ऑफ लेंथ l है, एंड उसका मास भी दिया है, m दिया है, मास m दिया है, ओके। नाउ द पेंडुलम इज प्लेस्ड इन अ
Uniform electric field of strength E directed vertically downward. Find the period of oscillation of the pendulum due to an electrostatic force acting on the sphere, neglecting effect of gravitational force. Okay. So इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिए इधर, तो हमें पहला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जब पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन में होंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है टोटल, हम लोग इधर ग्रेविटेशनल फोर्स ने यूज किया, इलेक्ट्रिक फोर्स यूज किया, तो इलेक्ट्रिक फोर्स एम जी की जगह हम लोग ई क्यू यूज किया। ओके, सो ये है इसको टेंशन, इसका टेंशन को बैलेंस कर रहे हैं, टेंशन टी को कौन बैलेंस करे, थ्रेड के टेंशन को बैलेंस करें, ई क्यू कॉस फाइव, तो इधर एंगल फाइव इधर है, ई क्यू कॉस फाइव। और अनबैलेंस फोर्स इसको मीन पोजीशन की तरफ लेके आ रहे हैं, वो है ई क्यू साइन फाइव। सो यू नो दैट द फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा इधर, एफ इज इक्वल माइनस ई क्यू साइन फाइव, बिकॉज एक डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट डायरेक्शन में। तो फिर फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए is equal to minus q e cos, sorry, sin phi. If phi is very small, then sin phi is equal to phi, so that ma is equal to minus e q phi. So a is equal to d square x upon dt square, तो ये फॉर्मूला यूज किया। और phi is equal to इधर क्या बन रहा है देखो, सपोज ये स्मॉल होगा तो ये स्ट्रेट लाइन मान लेंगे, और ये डिस्टेंस है हमारा x और ये है l। सो साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये l है हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, सो x अपॉन l। तो m d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस q e x अपॉन l। सो नाउ d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस q e x अपॉन ml। Comparing this equation of linear SHM, ये linear SHM इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ये इक्वेशन आप लोग 11 में पढ़ लिया था वेव्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर में, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। सो ये कंपेयर करने के बाद ओमेगा स्क्वायर अब इंटू एक्स के जगह क्या आएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम एल आएगा। देन ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू ई अपॉन एम एल आएगा। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, सो दैट 2 पाई इंटू ओमेगा का वैल्यू पुट करो, वो इधर उल्टा हो जाएगा, एम एल अपॉन अंडर रूट एम एल अपॉन क्यू ई। सो ये टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम होगा। ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये सिंपल है, लास्ट ईयर 11th क्लास में जो सिंपल पेंडुलम का डेरिवेशन किया सेम टू सेम वही है। उधर ग्रेविटेशनल फोर्स हमने यूज किया था एम जी, इधर एम जी नहीं यूज करेंगे, उसकी जगह क्यू ई यूज किया, बस इतना ही। इसका बी पार्ट 2 मार्क के लिए और सी ए क्या नहीं है, 2 बी पार्ट है 2 मार्क के लिए। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज produces an electric field of 9 into 10 to the power 4 Newton per coulomb at a distance of 2 centimeter. Calculate the linear charge density. Linear charge density का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए आप लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द लॉन्ग वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आज दिया है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, 4 पाई मिलेगा आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है। देन तो लैम्डा का वैल्यू पुट करो, लैम्डा दिया क्या, लैम्डा कितना, सॉरी लैम्डा तो फाइंड आउट करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। ओके, लैम्डा मतलब इधर लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू पुट करने के बाद आपको ये आंसर मिलेगा, ये 10 टू द पावर -7 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो जल्दीबाजी में यूनिट लिखना भूलना नहीं है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, ये पूरा इंटायर क्वेश्चन को और क्वेश्चन है, स्टेट एंड डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस।
क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, ये स्टेट एंड डिफाइन. Draw three equipotent surfaces corresponding to field that uniformly increases in a magnitude but remains constant along a z direction. Z डायरेक्शन में कांस्टेंट होना चाहिए, वैसे आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है. How are these surfaces different from that of a constant electric field along a z direction? एक इंक्रीजिंग है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग डे है, और दूसरा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन डे. पहले स्टेट एंड डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस. पहला कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या है बताओ, दैट इज फैरेड. अभी फैरेड को डिफाइन करना है, कैपेसिटेंस को डिफाइन नहीं करना है, फैरेड. ओके, सो एसआई यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस इज फैरेड. देन व्हाट इज फैरेड? The capacitance of capacitor in which 1 coulomb of charge causes a potential difference of 1 volt. This is a definition of 1 farad. ये farad का definition. Okay, ये farad का definition आपको याद करना है. आपको पता है C is equal to Q upon V. 1 coulomb charge अगर स्टोर किया, उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ गया, तब जो चार्ज होगा कैपेसिटेंस होगा वो होगा 1 फैरेड. ओके, ऐसा आप डिफाइन कर सकते हैं. सो सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने में फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस तीनों देखो, इधर डिस्टेंस सेम टू सेम है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, कांस्टेंट फील्ड में सेम है. इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इधर डिक्रीजिंग, इधर कम है, इधर आगे जाए तो इंक्रीज हो गया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज होता है, क्लोज. तो इसके लिए इधर दोनों डायग्राम में डिफरेंस क्या है, ये D1 D2 सेम है, इधर D1 इज ग्रेटर देन D2 है. नाउ डिफरेंस, क्या डिफरेंस है? For a constant electric field, the equipotential surfaces are equidistant for the same potential difference between these surfaces. While for increasing electric field, the separation between these surfaces decreases in the direction of increasing field for the same potential difference between them. इसका B part. Find the charge on the capacitor as shown in the figure. इसमें चार्ज फाइंड आउट करना है. ओके, इन द स्टेडी स्टेट कंडीशन नो करंट फ्लोज देन थ्रू द कैपेसिटर. इधर से स्टेडी कंडीशन में इधर से करंट फ्लो नहीं होगा. देन द टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों को ऐड करना डायरेक्ट. R is equal to 10 plus 20, that is equal to 30. Then current I equal to V upon R, so that total current 1 upon 15 मिलेगा. Then potential difference across a resistance of 10 का across, अभी इसको छोड़ दो. 10 का across potential difference क्या होगा, VDS equal to IR. तो total resistance कितना है, 1 upon करंट कितना है 1 upon 15 है, और रेजिस्टेंस कितना है इधर का 10 है, इसके लिए 10 ले लिया 10. तो ये हमें पोटेंशियल मिल गया अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस 10 ओम. देन चार्ज इज इक्वल टू C इंटू V. चार्ज इज इक्वल टू C इंटू V. तो हमें C का वैल्यू दिया है कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड, 6 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 2/3 पोटेंशियल मिला. सो टोटल चार्ज इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम है. ये माइक्रोकूलम है, याद नहीं है, ठीक है. तो ऐसा क्वेश्चन जब आता है आप लोग सोच देख के उसको छोड़ ही देते. अरे इधर तो ये दोनों कैसा करेंगे, ये कैसे करेंगे, उसको इसको पहले इसको देखना ही नहीं है. तो इधर से पहले टोटल करंट फाइंड आउट करेंगे. टोटल करंट एक बार मिल गया, अभी इतना सर्किट देखना नहीं है.
सिर्फ अभी इन दोनों का रिलेशन है। इधर से पोटेंशियल एक बार इसका पोटेंशियल मिल गया करंट की वजह से, तो ये आप लोग Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 32, derive an expression for torque acting on a rectangular current carrying a loop kept in a uniform magnetic field B. Indicate the direction of torque acting on the loop. तो टॉर्क ऑन अ करंट लूप ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट लूप बोलते हैं। कभी कभी रेक्टेंगुलर वर्ड यूज नहीं करेंगे, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग अ लूप बोलते हैं। तब आप लोग याद रखना है रेक्टेंगुलर लूप यूज करके आपको इसे डिराइव करना है। तो एकदम सिंपल है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यूज किए N एंड S पोल लेके, N एंड S पोल लेके, और इधर करंट रेक्टेंगुलर एक लूप रख दिया। रेक्टेंगुलर लूप से सपोज मैं करंट इधर से ऐसा पास करे, फॉर एग्जांपल करंट आई इधर से जा रहा है, ऐसा जा रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये दो चीज ध्यान में रखना है। Q एंड R एंड P एंड S, इन दोनों में ये दोनों जो पार्ट है, इधर ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो जाएगी, F2। और इधर जो फोर्स है, जब करंट नीचे के साइड आ रहा है तो ये फोर्स इधर हमारे साइड आएगा लेमंस रूल के हिसाब से, और ये करंट ऊपर के साइड जा रहे हैं और फोर्स अंदर के साइड जाएगा। तो इसकी वजह से एक फोर्स अंदर लेके जा रहे हैं, दूसरा फोर्स बाहर लेके जा रहे हैं, मतलब ये कंप्लीटली ऐसा रोटेट होगा, कंप्लीटली ऐसा रोटेट होगा। तो रोटेट हो रहा है मतलब टॉर्क हो गया। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ये F4 में तो F3, कोई भी एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क मिल गया। सो फोर्स कितना है, ये अगर वायर जा रहा है इधर से, सॉरी इधर से करंट फ्लो हो रहा है इस वायर से, तो फोर्स कितना होगा, वही IBL फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, सो वो इधर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, ये आप लोग जस्ट रिवील करो। ये डायग्राम एक्सप्लेन किया, इधर लेंथ एंड ब्रेक दिए, ये लेंथ, ये ब्रेक भी है, और ये जो है टोटल ये लेंथ है, ठीक है। एक मिनट में सारा कर देता हूँ। तो इधर लेंथ या बी इधर दिए, और ये लेंथ है एक्चुअली, इधर ये दिए ना, ये लेंथ है। सो फॉर्मूला में आपको बता दिया था, ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो गया, ये पार्ट रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया, और इधर बचे हमारा F4 एंड F3, कोई भी एक फोर्स ले लो। तो IBL, बी कौन सा है, IBL, अरे बी इधर लिखा है, ये तो बी स्मॉल बी है ना, स्मॉल बी की जगह आप लोग एल लिख सकते हैं, अगर ये एल लिखो तो क्या होगा, ILB होगा, ठीक है, ABILB होगा। तो ये फॉर्मूला क्या है, ILB। सो इधर टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग क्या यूज किया इधर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर E यूज कर रहे हैं, ठीक है, और इसको लेंथ इधर यूज किया, सॉरी लेंथ इधर यूज किया, ये लाइन और E ये, ठीक है। सो ये फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू ILB इंटू ए। तो इधर पहले हम लोगों ने ये ऐसा कुछ एंगल नहीं बनाया, सीधा ऐसा मान लिया इसको, ऐसा सीधा ही मान लिया, ऐसा सीधा मान लिया। तो ये आएगा टॉर्क इज इक्वल टू ILB इंटू ए आएगा सिर्फ। साइन थीटा कब आएगा, जब ऐसा रहेगा, ओके। तो ये सामने वाला वैल्यू, ये सामने वाला वैल्यू,
ठीक है। ये अगर ये है, इधर देखो, इधर ये लिखा है हम लोगों ने ये वाला ये होगा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, तो इधर ए साइन थीटा लिख दिया। और ये एल एंड ए, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, इधर एल है, मैं बी की जगह एल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये टॉर्क इज इक्वल टू आई बी एल इंटू ए, लेंथ इंटू ब्रेथ है, दैट इज इक्वल टू एरिया साइन थीटा। सो ये हुआ टॉर्क इज इक्वल टू आई बी ए साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू आई बी ए साइन थीटा। अगर वो ऐसा अगर रहेगा रेक्टेंगुलर जो, तब साइन थीटा नहीं लेंगे हम लोग, तो डायरेक्ट टॉर्क इज इक्वल टू आई बी ए इतना ही होगा। लेकिन अगर एक ही कॉइल नहीं है, रेक्टेंगुलर लूप एक ही नहीं है, एन नंबर ऑफ है, तो उसके लिए एन से मल्टीप्लाई करें, देन टॉर्क इज इक्वल टू नीबा साइन थीटा, एन आई बी ए साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई बी ए साइन थीटा। बट वी नो दैट I into A is equal to magnetic dipole moment. अगर n टर्न्स है तो NIE is equal to magnetic dipole moment. ये वैल्यू पुट करो, m is equal to magnetic dipole moment. So the torque is equal to mb sin theta. Then sin theta हुआ तो वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है. Then in वेक्टर फॉर्म टाउ बार और टाउ इज इक्वल टू एम बार क्रॉस बी बार. ये बोल्ड लिखा है, मतलब ये बोल्ड लिख सकते हैं, नहीं तो बार लिख सकते हैं. तो स्पेशल केसेस क्या है, फिर थीटा इज इक्वल टू 0. अभी मैंने थीटा इज इक्वल टू 0 पुट किया तो टॉर्क इज मिनिमम. व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 टॉर्क इज मैक्सिमम, दैट इज नीबा. तो ये थीटा इज इक्वल टू 90 का फॉर्मूला ये होगा, ये ऐसा रहेगा तो टॉर्क इज मैक्सिमम. ठीक है. सो आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इधर ये ध्यान में रखना है कि जब ये डायग्राम आप देखेंगे, डायग्राम में इधर ऐसा लूप बना दो. इतना सारे प्रोसेस इतना मैंने इतना जो भी किया, इतना एंगल भी बनाने की जरूरत नहीं. जस्ट एक अंदर ऐसा रेक्टेंगुलर लूप बना के रख दो, ऐसा रेक्टेंगुलर लूप बना दो. सो इधर फोर्स अंदर की तरह दिखा दो, इधर फोर्स बाहर की तरह दिखा दो, और इधर से करंट फ्लो करो. ठीक है. और ये होगा आपका, इतना डायग्राम इतना सिंपल ही बनाए तो चलेगा. तो ये दो फोर्स हम यूज कर रहे हैं, और ये फोर्स ये कैंसिल हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, और ये दोनों फोर्स टर्न करेगा इसको. ये होने के बाद आप इधर आप कोई भी नोटेशन ले सकते हैं. इसको इधर ए ले लिया इतना डिस्टेंस को, नहीं तो बी ले लिया, एल ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं. और इधर का ये जो डिस्टेंस एल ले लिया, ये एल हम लोग यूज करेंगे फोर्स के लिए. कौन सा फोर्स होगा हमारा, F इज इक्वल टू आई एल बी. सो नेक्स्ट इधर क्या होगा, ए एल इसके लिए यूज होगा. और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए मान लो, नहीं तो बी मान लो, कुछ भी मान लो. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कब यूज करेंगे, टॉर्क के लिए यूज करें. टॉर्क इज इक्वल टू वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा हमारा, सपोज अगर ए लिया तो ये लिख दो. इधर मैंने एल एंड बी लिखा है, अब इधर लिखते टाइम थोड़ा सा डायग्राम में गलती हुआ है. इधर एल होगा, इधर बी होगा, ऐसा एक्चुअली. ठीक है. सो नीबा साइन थीटा याद रखना, टॉर्क इज इक्वल टू नीबा साइन थीटा फॉर्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल के लिए भी काम आएगा. और ये नीबा साइन थीटा गैलोनोमीटर में भी काम आएगा. गैलोनोमीटर एक्सप्लेनेशन के टाइम में नीबा साइन थीटा टॉर्क यूज कर रहे हैं हम लोग. NIBA साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू NIBA साइन थीटा. चलो सेकंड क्वेश्चन इसका न्यूमेरिकल देखो. बी में क्या न्यूमेरिकल है, सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स एंड रेडियस 8 cm carrying a current of 6 ampere is suspended vertically in a
uniform horizontal magnetic field of magnitude 1 Tesla. The field lines make an angle 60 degree angle there, and number of turns there 30, and the radius are there 8 centimeter, and current I is equal to 6 ampere. Calculate the magnitude of counter torque that must be applied to prevent the coil from turning. जो टर्निंग के लिए जो टॉर्क होता है उसका उल्टा टॉर्क उतना ही यूज करना है, तब वो टर्निंग नहीं होगा, काउंटर टॉर्क उसको टर्न नहीं करने देना है। तो वही फॉर्मूला यूज करो, टॉर्क इज इक्वल टू नीबा साइन थीटा। थीटा का वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू दिया है, आई का वैल्यू दिया है, और एरिया के लिए क्या दिया है, डायमीटर रेडियस दिया है। पाई आर स्क्वायर करो, पहले उसको सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करके दे दो। नाउ नेक्स्ट सी पार्ट है इसका। would your answer change if the circular coil in B were replaced by planar coil of some irregular shape that encloses the same area? तो इसका आंसर है, as the expression for torque contains only area not the shape of the coil, so the torque on the planar loop will remain the same provided magnitude of area is same. तो ये तो शेप का कोई रिलेशन ही नहीं है, इसके लिए उधर टॉर्क बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ प्रूव करना है, उसका स्टेटमेंट क्या है एम्पियर सर्किट लॉ का? सिंपल, ये एक क्लोज्ड लूप ले लो, कोई भी ऐसा, कैसे भी क्लोज लूप ले लो, कैसे भी क्लोज लूप ले लो। एम्पियर सर्किट लॉ के लिए ये क्लोज पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ दैट स्पेस एंड टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय दैट पाथ। इधर इसके अंदर से एक वायर निकल गया, तो इधर से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये हो गया लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट आई, प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट and current flowing through current enclosed by the loop। तो ये क्लोज इंटीग्रेशन b बार डॉट dl बार इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्लोज इंटीग्रेशन b बार डॉट dl बार इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। कैसे बोलेंगे इसका एम्पियर सर्किट लॉ का स्टेटमेंट? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू product of mu naught current enclosed by that path। ओके, तो ये प्रूव करेंगे। इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। इसके लिए हम लोग एक वायर लेंगे, उस वायर से करंट आई फ्लो होगा। ये देखो इधर ये एक वायर है, करंट आई फ्लो हो रहा है, तो ये जो डॉटेड लाइन है मैग्नेटिक फील्ड प्लस होगा उसके सराउंडिंग में, उसका डायरेक्शन दिए बी बार इस साइड में, और ये पूरा जो डॉटेड लाइन है मैग्नेटिक फील्ड का, इसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे डीएल, स्मॉल एलिमेंट। पहले स्मॉल एलिमेंट का वैल्यू लेके कैलकुलेट करेंगे बी बार डीएल बार, बाद में उसको इंटीग्रेशन करेंगे। देखो क्या होगा, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखो, ये डायग्राम के बारे में लिखो। कंसिडर अ लॉन्ग straight conductor carrying a current I is as shown in figure. The magnetic field lines are concentric circles centered on the conductor. We know that magnetic field B due to the long straight wire at a distance R मान लेंगे, ये distance R है,
एट पॉइंट पी, इसको पॉइंट पी मान लेंगे, एट द डिस्टेंस आर एट पॉइंट पी is equal to B is equal to mu naught I upon 2 pi r. Consider a magnetic field lines of radius r on this closed path, and dl is a small element of a magnetic field lines. The magnitude of B is same everywhere. Further, the direction of B and every point is along a tangent to the circle, so that the angle between dl bar and b bar at every point is 0. दोनों सेम डायरेक्शन में, इसके लिए एंगल 0 है। तो एंगल 0 होगा तो क्या आएगा, टोटल मैग्नेटिक लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्लोज इंटीग्रेशन b bar और dl bar is equal to क्लोज इंटीग्रेशन b dl cos theta. Theta is equal to 0, then that is equal to integration b dl. फ्रॉम इक्वेशन 1 बी का वैल्यू पुट करो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो क्या होगा, बी बार इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू बी इंटीग्रेशन डी एल बार, बी का वैल्यू पुट कर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एल मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज 2 पाई आर। तो इसमें क्या हुआ, 2 पाई आर कैंसिल हो गया, देन इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये प्रूव करना है। ओके, बी का वैल्यू याद करना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड नियर द लॉन्ग वायर, मैग्नेटिक फील्ड नियर द लॉन्ग वायर, एट ए डिस्टेंस आर ले लो, एट ए डिस्टेंस ई ले लो, तो ये क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल क्या होगा, सेम फॉर्मूला है, पाई नहीं होगा, बी इज इक्वल म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर ओनली एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, और स्ट्रेट लाइन होगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये दोनों फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना। हाँ, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन उसके रिलेटेड ये देखो, एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, a thick straight copper wire carrying a current of 10 ampere is bent into a semicircular arc of radius 7 cm as shown in figure A. State the direction and calculate the magnitude of magnetic field at the center of arc. Second question, how would your answer change if the same wire were bent into a semicircular arc of the same radius but in opposite way as shown in figure B? देखेंगे अभी क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, अभी मैंने आपको बताया था B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर बोला था। ये तो हाफ सर्कल है, इधर हाफ सर्कल क्या होगा, म्यू नॉट आर अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, हाफ सर्कल है ना, 1/2 से मल्टीप्लाई करो, ये मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट करेगी एट द सेंटर। बट व्हाट अबाउट दीज 2 पार्ट्स, ये दोनों पार्ट मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये जो दोनों पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। सो द आर्क कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सर्कुलर लूप, हेंस मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, मतलब 2 आर को हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू आएगा इसमें। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज नॉर्मली आउटवर्ड द प्लेनर ऑफ द पेपर। सेकंड में क्या होगा, सेम ही होगा, तो इधर है मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, फॉर्मूला तो वही है, बट डायरेक्शन चेंज होगा, but the direction of the field is normally inside the plane of the paper, inside the plane of the paper. Okay, now question number 33, last question है इस पेपर का। Explain working of PN junction diode in a forward and reverse bias। इसमें PN junction diode, forward and reverse bias, characteristics of PN junction diode and fully rectifier and half wave rectifier, और फोर्थ क्वेश्चन इसमें बनेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर बाय एनर्जी बैंड डायग्राम।
ये बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 क्वेश्चन इसमें। ओके, उसमें से एक क्वेश्चन है पीएन जंक्शन डायोड एज अ फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। सर्किट डायग्राम पहला सेंटेंस ही लिख देना, सर्किट डायग्राम टू स्टडी द पीएन जंक्शन डायोड एज अ फॉरवर्ड बायस इज एज शोन इन फिगर, और रिवर्स बायस इज एज शोन इन फिगर। ऐसे सर्किट डायग्राम के लिए एक सेंटेंस लिख देना। ओके, सो बैटरी इधर कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी इज कनेक्टिंग टू पी टाइप, ए पी टाइप है एंड ए एन टाइप है, and the negative terminal is connecting to n type. Okay, then इधर point wise लिखा है मैंने 1 2 3 4 पॉइंट लिया। When the PN junction diode is forward biased, the applied positive potential repels the holes in the P region and applied negative potential repels the electron in the N region, so that the charges move towards the junction. मतलब holes and electrons move towards the junction. If the applied potential difference is more than the barrier potential, some holes and free electrons enters the depletion layer, hence the potential barrier as well as the width of the depletion layer region is reduced. फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर रिड्यूस होता है, याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, तो फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होगा, दो नजदीक आ जाएगा। देन द नेक्स्ट पॉइंट, द पॉजिटिव डोनर आयंस एंड द नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस विद इन द डिप्लेशन रीजन regains electrons and the holes respectively. As a result of this, the depletion region disappears and the potential barrier also disappears. Hence, under the action of the forward potential difference, the majority charge carriers flow across the junction in opposite direction and constitute a current flow in the forward direction. The current increases with increasing potential. रिवर्स बायस में क्या होगा? रिवर्स बायस में P type is connecting to negative terminal and N type is connecting to positive terminal, and holes and electrons move away from the junction. That time depletion layer increases. तो पहला पॉइंट क्या है? पॉइंट वाइज में पढ़ता हूँ। एंड अगर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों अवे फ्रॉम जंक्शन जा रहे तो डिप्लेशन लेयर इंक्रीज हो गया, और उधर देयर इज नो डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, सो देयर इज नो करंट। वो माइनॉरिटी चार्ज के वजह से थोड़ा करंट होगा, लेकिन मेजॉरिटी चार्ज के वजह से करंट नहीं होगा। When the positive terminal of the battery is connected to the N type and negative terminal to the P side, so that the applied potential difference is in the same direction as that of barrier potential, the junction is said to be reverse biased. The circuit diagram of PN junction diode as a reverse bias is as shown in this figure. When PN junction is a reverse bias, electrons in the N region and the holes in the P region are attracted away from the junction. Because of this, number of negative ions in the P region and positive ions in the N region increases. Hence, the depletion region becomes wider and potential barrier is increased. Since the depletion region does not contain majority charge carriers, it acts like an insulator. Therefore, no current should flow in the external circuit, but in practice, a very small current of the order of few microamperes flows in the reverse direction. This is due to the minority carriers flowing in the opposite direction. This reverse current is small because the number of minority carriers in the both regions is very small. And fifth point लिखा है last, since the major source of minority carriers is thermally broken covalent bonds, the reverse current mainly depends on the junction temperature. Thus, it acts as a open switch.
ओके, तो फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मैं देखो इधर आपको एक पेज में होने से आंसर उतना ही आप फॉरवर्ड बायस का और रिवर्स बायस का दिए, दोनों मिलके दो पेज में एक 3 मार्क का आंसर हो जाएगा। तो ये अच्छे से लिखेंगे। तो उसका सेकंड पार्ट यही डायड के ऊपर है। देखो, द सर्किट शोन इन द फिगर आर टू अपोजिटली कनेक्टेड ideal diode connected in parallel. Find the current flowing through each diode in the circuit. देखो इसमें इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस है और ये डायोड रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस से करंट फ्लो होगा ही नहीं, ये कुछ काम का नहीं है। डायोड 1 से कोई करंट फ्लो नहीं होगा और इधर D2 से करंट फ्लो होगा। डायोड D1 इज रिवर्स बायस, so it offers an infinite resistance, so no current flows in the branch of diode D1. तो कभी कभी इसके साथ एक इधर बल्ब भी लगा देते हैं। बल्ब कौन सा ग्लो होगा कौन सा नहीं ग्लो होगा आपको बताना है। तो रिवर्स बायस से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इधर ये बल्ब ग्लो होगा ही नहीं और ये बल्ब ग्लो हो सकता है क्योंकि फॉरवर्ड बायस है। तो डायोड D2 is forward bias and offers no resistance in the circuit. So current in the branch of diode D2 I is equal to V upon R. V तो दिए है तो R आपको इधर 2 ओम दिए, तो उससे करंट मिलेगा 2 एम्पियर। ओके, हाँ, रेजिस्टेंस कितना है टोटल? इधर 4 ओम है और इधर 2 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस होगा 6। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन को और क्वेश्चन दिया है। Draw PN IV characteristics of PN junction diode. Answer the following question giving the reason. Reason देके आंसर बताना है। Why is the current under the reverse bias almost independent of the applied potential up to critical voltage? Second question है, why does the reverse current show a sudden increase at the critical voltage? पहला IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन दिखाएंगे, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस बोथ। ये पार्ट है फॉरवर्ड बायस के लिए, ये पार्ट है रिवर्स बायस के लिए। ओके, ये अच्छे से डायग्राम बना देंगे। और ये चीज़ याद रखना, रिवर्स बायस में जब करंट लिखते हैं वो माइक्रो एम्पेयर में लिखना है और फॉरवर्ड बायस में करंट लिखते हैं तो मिली एम्पेयर में लिखना है। वोल्टेज जस्ट आप V लिखा तो चलेगा, PN वोल्ट। ओके, तो इन द रिवर्स बायसिंग the current of order of microampere is due to the movement or drifting of minority charge carriers from one region to another through the junction. A small applied voltage is sufficient to shift the minority charge carriers through the junction. So reverse current is almost independent of critical voltage. Then second part, second question का answer, at a critical voltage or a breakdown voltage, a large number of covalent bonds break, resulting in the increase of large number of charge carriers. Hence, current increases rapidly at a क्रिटिकल वोल्टेज। इसका बी पार्ट है, हाउ डज वन अंडरस्टैंड द टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टिविटी। When temperature increases, covalent bonds of neighboring atoms break and charge carrier become free to cause conduction. So resistivity of semiconductor decreases with the rise of temperature. नॉर्मली हम बोलते हैं कंडक्टर से करंट, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम होता है। तो इधर सेमीकंडक्टर ने टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस इधर कम हो गया, मतलब करंट ज़्यादा हो गया। उसका रीज़न क्या है? When the temperature increases, covalent bonds of the neighboring atoms break and the charge carrier become free to cause conduction. So
resistivity of semiconductor decreases with the rise of temperature. Last question. At what temperature would an intrinsic semiconductor behave like a perfect insulator? इंसुलेटर मतलब कम टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं कर पाएगा, ये वैलेंस वायन से कनेक्शन पाएगा, मतलब कम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर में, तो इधर टेम्परेचर है 0 केल्विन. An intrinsic semiconductor behaves as a perfect insulator at a temperature 0 Kelvin. So हम लोग नेक्स्ट पेपर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वो भी 2 पार्ट में कर रहा हूँ मैं. ऐसा करके सारे वीडियो जो 20 वीडियो हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 10 पेपर का, तो 20 वीडियो सारे लोग देख लेंगे, मतलब कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा 24 आवर्स में. आपको सिर्फ 24 आवर्स देना है तो कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, सारे डेरिवेशन कवर किया है. इसलिए आप लोग ऐसा नहीं कि मैंने 5 पेपर देख लिए सर, 5 पेपर तो 50% तो लिख के आ सकता हूँ, ऐसा नहीं है. तो वो 5 पेपर आपने किया तो उस 5 पेपर में से कई क्वेश्चन आए नहीं, सारे रिमेनिंग अपने जो 5 पेपर छोड़ा है उसमें से आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा. तो इसके लिए इस सारे पेपर में मतलब ऑलमोस्ट 99% सारे क्वेश्चन डिफरेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है ही नहीं. इसके लिए सारे पेपर को करना है. धन्यवाद.